Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Dev Bansal and I am hoping you all are studying well. Today we will do the Business Laws Chapter 4, Capacity of the Parties. So let's get started. This is the Chapter 4 of the Business Laws, Capacity of the Parties. According to the Indian Contract Act 1872, a person must be competent to contract. मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एक सेक्शन है 1872। ये बताता है कि एक पर्सन को कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, जब भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकता है। 3 बेसिक नीड्स है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए। वो बंदा अ पर्सन मस्ट बी अबव द एज ऑफ 18, मतलब वो मेजर होना चाहिए। माइनर होता है लेस देन द एज ऑफ 18। उसका साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब he can take the rational decisions regarding the contract on the favor of him. He should not be disqualified from the law in its subject matter, मतलब वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो, निष्कासित ना किया गया हो किसी भी वे के अंदर। मतलब वो मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, एक चोर मतलब थीफ एक तरह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, इट विल बी इनवैलिड, it will be void on the part of the thief, so he cannot enter into the contract. Similarly, now comes the point minor ये एक पर्टिकुलर एक्ट है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, जो हमें बताता है एक पर्सन डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया में बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ही कैन बी कॉल्ड एज माइनर। इंडिया में वो रहता है और 18 ईयर से कम है उसकी एज, तो वो माइनर कहलाया जाएगा। अब बात आती है कि माइनर को किस तरह ट्रीट किया जाए। एग्रीमेंट्स के अंदर वो रिस्टोर कर सकता है, उसे प्रॉपर्टी वापस हो सकती है, रिफंड हो सकता है उसे मनी या नहीं। चलो अब डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ द माइनर एग्रीमेंट्स। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट टू, ये हमने कंप्लीट कर लिया है आगे वाले पॉइंट्स में ही। अब आता है लॉ रिलेटिंग टू माइनर एग्रीमेंट्स, मतलब लोग क्या समझाता है माइनर एग्रीमेंट्स। एक एग्रीमेंट के अंदर माइनर है और एक मेजर है, तो उनके बीच में किस तरह कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एंड इनऑपरेटिव विद हिम, मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनर है और मेजर है, 2 पर्सन्स हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही है अभी, तो वो एग्रीमेंट वर्ड होगा फ्रॉम डेट ऑफ इंसेप्शन, मतलब जिस डेट से वो बना है वो जभी से ही वर्ड है, वो बाद में वर्ड नहीं हुआ है। और वो कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बाधित नहीं करेगा, बाइंडिंग नहीं दिखाएगा वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा क्यों कहा है इन्होंने, क्योंकि माइनर कोई भी रैशनल डिसीजंस नहीं ले सकता है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग पावर, मैच्योरिटी पावर नहीं होती है इक्वल टू द मेजर। देयरफॉर ही इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ, उसे लॉ प्रोटेक्ट करता है ताकि उसका कुछ भी नुकसान ना हो। माइनर हैज बोरोड 80,000 फ्रॉम अ पार्टी, इसके अंदर बहुत इजी एग्जांपल टेक किया है, इसके अंदर काफ़ी इजी एग्जांपल लिया है। माइनर हैज बोरोड 80,000 फ्रॉम अ पार्टी बाय मॉर्गेजिंग, मतलब दो बंदे हैं, एक माइनर है और एक मेजर है। मेजर ने बोरो किया है 80,000 एक पार्टी से, और जो दूसरी पार्टी है उसने 80,000 उसे दिए हैं माइनर को। माइनर ने क्या करा, अपना हाउस गिरवी रख दिया 1 लाख रुपए का, तो माइनर स्यू नहीं कर सकता पार्टी को फॉर द मॉर्गेज, क्योंकि वो अपनी माइनॉरिटी का फायदा नहीं उठा सकता। और मॉर्गेज जो है, गिरवी जो भी माल रखा है वो वॉइड होगा और मनी रिकवर नहीं हो सकती पार्टी से। ओके, अब सेकंड पॉइंट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल। रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, रिकवर करना, रिस्टोर करना कुछ भी गुड्स या प्रॉपर्टी जो भी हमने दी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दूसरी पार्टी को। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के गुड्स या प्रॉपर्टी ली है बाय इलीगल वे, बाय डूइंग द डिफॉल्ट, तो दूसरी पार्टी स्यू कर सकती है और बाद में रिस्टोर कर सकती है गुड्स या प्रॉपर्टी जो भी है। बट 2 मेजर है, उनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन का डिफॉल्ट हुआ है, वो स्यू कर सकती है। बट एक माइनर है
तो उस केस में रिस्टोरेशन पॉसिबल नहीं होती अकॉर्डिंग टू द लॉ, क्योंकि वो वॉइड होती है और इलीगल ट्रांजैक्शन में काउंट होती है, ट्रांजैक्शन विद द माइनर। पोजीशन ऑफ लॉ दो तरह से इजी वे में समझाई जा सकती है। अगर पर्सन अवेयर है कि वो माइनर के साथ डील कर रहा है, हो ही नहीं सकती रिस्टोरेशन, पहले ही लॉ ने एक्सप्लेन किया है। अगर इफ ही इज नॉट नोन दैट ही इज मेजर, अगर फ्रॉडुलेंटली उसने ये रिप्रेजेंट करा है अपने आप को मेजर है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर भी गिवन है, अगर ए माइनर है, वो बाय करता है हाउस, कहता है मैं मेजर हूँ, अबव द एज ऑफ 18 हूँ, मैं 19 ईयर्स का हूँ, तो वो अपनी माइनॉरिटी नहीं प्रदर्शित कर रहा, वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो वो स्यू हो सकता है बाय अनदर पार्टी टू द एंड कैन बी इजीली डायरेक्टेड टू द कोर्ट फॉर गिविंग द डैमेजेस ऑकर्ड बाय द माइनर। यही इसके अंदर लिखा है, इन दिस केस कोर्ट कैन इंटरफेयर एंड स्यू अगेंस्ट द माइनर, और पर्सन रिस्टोर कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी या गुड्स। मेन थिंग यू शुड हाईलाइट इन योर नोटबुक्स और बुक्स, माइनर हैज़ नो प्रिविलेज टू चीट एवरीवन। माइनर को कोर्ट कोई भी अधिकार नहीं देता टू चीट एनीवन। अब आता है थर्ड पॉइंट, बेनिफिशियल एग्रीमेंट आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब जो भी एग्रीमेंट्स माइनर को किसी भी तरह का बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमेशा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स में ही आते हैं। एग्रीमेंट प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द माइनर आर वैलिड एंड अंडर ही इज नॉट लायबल फॉर एनी ऑब्लिगेशन। उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनर और मेजर गए हैं और माइनर को बेनिफिट हो रहा है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए माइनर पेज एडवांस सम ऑफ मनी टू बी। ए क्या है? माइनर, वो कुछ रुपए देता है, एडवांस सम ऑफ मनी बी को देता है, और बी मॉर्गेज प्रॉपर्टी रखता है, मतलब गिरवी रखता है अपनी प्रॉपर्टी, लेटर ऑन रिफ्यूज कर देता है वो पे, तो माइनर एग्जीक्यूट हड़प सकता है, एक तरह से अपने पास रख सकता है मॉर्गेज, मतलब जो भी उसने गिरवी रखा है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है, इसलिए वो रख सकता है। इसलिए कहा गया है माइनॉरिटी इज अ बून। माइनॉरिटी एक तरह का वरदान है, जो भी माइनर है उसे ज़्यादा फायदा होगा, और जो मेजर है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसे लेस प्रॉफिट होगा। प्रॉफिटेबिलिटी किसके हैंड्स में होगी? इन द हैंड्स ऑफ द माइनर। फिर आता है अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट इसकी दो कंडीशंस होती है। ये वैलिड दो ही कंडीशंस के अंदर होता है। अगर एक माइनर 14 ईयर से ज़्यादा का है और कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया है उसकी साइड पे, खुद उसने साइन किया है या उसके बिहाफ पे उसके गार्डियन ने साइन किया है। और सेकंड पॉइंट, ये नेसेसरी ज़्यादा है फर्स्ट वाले से। ये हमें बताता है कि अगर सिर्फ वन पर्पस होना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने का, कि कुछ क्राफ्ट सीखना है, कुछ स्किल्स को इम्प्रूव करना है, या कुछ नॉलेज गेन करनी है, ताकि जो माइनर है वो एम्प्लॉयमेंट सीख कर सकता है फ्यूचर में, और कोई पर्पस होगा तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये दो ही कंडीशंस एप्लीकेबल है इन द केस ऑफ द अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। इसके अंदर ये एनफोर्सेबल था अर्लियर अगेंस्ट अदर पार्टी, बिकॉज ये एक बेनिफिट के लिए, और हमने अभी बात की है द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द माइनर शुड बी वैलिड, बट ये अब कोर्ट ने रियलाइज़ किया है ये बेनिफिट नहीं है, तो उन्होंने एज लिमिट को एक्सटेंड कर दिया है, आई थिंक 20 कर दिया है फॉर द मैन। इसीलिए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अब कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है, अगर कोई भी माइनर्स, दो माइनर्स या एक माइनर एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होता है, तो दे विल बी लायबल एंड दे कैन बी टेकन एक्शंस अगेंस्ट बाय द कोर्ट। ठीक है। कुछ अरेस्ट भी हो चुकी है फॉर द ब्रीच ऑफ, ये एक मेजर एक्ट है, मैरिज रेस्ट्रेनमेंट एक्ट। यू शुड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स, इट इज़ द मेजर एक्ट। नाउ कम्स चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। हमें जनरली ये क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, अगर एक माइनर कुछ पर्सनल सर्विसेज किसी भी मेजर के साथ या अबव द एज ऑफ 19 लेना चाहता है, और उसने माइनर ने रिफ्यूज़ कर दिया प्रोवाइड करने के लिए, तो माइनर स्यू नहीं हो सकता कोर्ट के अंदर।
माइनर को कुछ सर्विसेज मेजर को प्रोवाइड करनी थी पर माइनर नहीं कर पाया, तो उसको स्यू कोई नहीं कर सकता कोर्ट के अंदर, किसी को भी राइट नहीं है उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन लेने का। नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट, नो रेटिफिकेशन और अटेनिंग एज ऑफ मेच्योरिटी। बेसिकली रेटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, जो प्रीवियस एक्ट है उसको एक्सेप्ट करना और वी कैन से अडॉप्ट करना। ये आपको लर्न होना चाहिए, एक साइंटिफिक टर्म है रेटिफिकेशन, ठीक है, हमें ये लर्न करना है। इट शुड बी नोटेड दैट द पर्सन रेटिफाइंग मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो भी पर्सन रेक्टिफाइंग कर रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए फॉर्मेशन के टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने की। अगर वॉइड एग्रीमेंट है, मतलब माइनर के साथ है, वो रेटिफाइड नहीं हो सकता, एडॉप्ट भी नहीं हो सकता और एक्सेप्ट भी नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एक्ट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक ए, एक माइनर है, उसने बोरो करी है 5000 फ्रॉम द बी और उसने एक प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट कर दिया, दे दिया। आफ्टर मेच्योरिटी उसने दूसरा प्रोमिसरी नोट दे दिया, फर्स्ट जो डेट था उसके सेटलमेंट पे, वो वॉइड होगा क्योंकि अब वो मेजर हो चुका है, पहले वो माइनर था। रेटिफिकेशन ऑफ होल इज़ पॉसिबल, अगर माइनर एंजॉय करता है कुछ सर्विसेज को, मेजर बनने के बाद वॉइड होगा और स्यू हो सकता है वो, और उसे फुल पेमेंट, फुल डेट जो भी उसने डिफ़ॉल्ट किया है, डिफ़ॉल्ट किसके साथ किया है, मेजर के साथ, ही कैन बी sued इन द कोर्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी easily, we can say it will be void. फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग, अगर ए बोरो करता है बी से और ए क्या है, माइनर है, एंड बी क्या है, मेजर है। जब उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, जब वो माइनर था और अब वो मेजर हो गया है, नाउ ही हैज़ बिकम मेजर, बट उसने फिर पहले 10,000 मांगे थे जब वो माइनर था और अब बोरो किए हैं 2000, 12,000 रिकवर होनी चाहिए बी से। बट अगर माइनर कहता है मैं 10,000 क्यों दूँ, मैं उस टाइम माइनर था और मेरे को सिर्फ 2000 देनी चाहिए, ही कैन बी sued इन द कोर्ट, क्योंकि वो अपनी माइनॉरिटी का, आपको पहले भी बताया था, ही कैन नॉट प्लीड फॉर द माइनॉरिटी टू प्रिविलेज हिम, वो अपनी माइनॉरिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकता दूसरे बंदों को चीट करने के लिए। अगर वो जब माइनर था उसने ली होते 10,000, बस जब भी कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता तब तो उसे नहीं देने पड़ते, बट अब वो मेजर हो गया, उसे 2000 बोरो करनी पड़ी, तो उसे टोटल ऑफ द 10,000 एंड 2000 12,000 पे करने पड़ेंगे बी को। ओके, इट्स क्लियर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, hope you like it, thanks for watching, please consider subscribing, like, share and comment